नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं इस बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता जल्द पूरी होने की उम्मीद। ट्रंप के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी सकारात्मक प्रतिक्रिया। कहा, समृद्ध और उज्जवल भविष्य के लिए मिलकर करेंगे काम। देश भर में चुनाव संबंधी प्रक्रिया पर चुनाव आयोग की अहम बैठक आज। सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ करेगा बैठक। चुनावी तैयारियों, मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर होगा फोकस। सेना के साए में नेपाल काठमांडू में लगा अनिश्चितकाल कर्फ्यू। लूटपाट और आगजनी के आरोप में अब तक 26 लोग गिरफ्तार। कतर ने दोहा पर हुए इजरायली हमले को बताया कायराना। कहा, गजा में मध्यस्थ की भूमिका निभाना रखेगा जारी। सुरक्षा परिषद ने आज बुलाई आपात बैठक। एशिया कप टी20 टूर्नामेंट में आज भारत करेगा अपने अभियान की शुरुआत। पहले मैच में मेजबान यूएई से होगी भिड़ंत। और इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कई राज्यों में इस समय छापेमारी चल रही है। आईसिस मॉड्यूल को लेकर इस समय एक्शन में नजर आ रही है दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल। ऐसे में आईएसआईएस से जुड़े 2 आतंकवादी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, यानी कि आईसिस से जुड़े 2 आतंकवादियों को धर दबोचा है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने। एक आतंकवादी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। वहीं अगर दूसरे आतंकवादी की बात की जाए तो झारखंड से गिरफ्तारी हुई है, यानी 2 आतंकवादियों को इस समय गिरफ्तार किया गया है। वहीं कई लोगों से, यानी कि कई संदिग्धों से इस समय पूछताछ जारी है और कई संदिग्धों को भी इस समय हिरासत में लिया गया है। 2 आतंकवादी गिरफ्तार, वहीं कई संदिग्ध इस समय हिरासत में। दिल्ली पुलिस ने आईसिस आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। इस समय हमारे साथ संवाददाता नीरज सिंह है फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। नीरज, कितनी जगहों पर इस समय छापेमारी चल रही है? कितने आतंकवादियों को इस समय गिरफ्तार किया गया है? साथ ही संदिग्ध जिनको हिरासत में लिया गया है, क्या पूरा मामला लग रहा है? क्या मंसूबे थे इन आतंकवादियों के? देखिए, अभी तक जो जानकारी आई है भावना, 2 आईएसआईएस से जुड़े आतंकवादी हैं, वो गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है, वो दूसरे राज्यों की पुलिस और इसके अलावा केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। कई सारे राज्य हैं जिसमें दिल्ली है, इसके अलावा राजस्थान है, झारखंड है। यहाँ पर स्पेशल सेल की टीम अभी भी छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। 6 लोगों को, जो संदिग्ध लोग हैं, उनको हिरासत में लेके पूछताछ चल रही है। 2 लोग तो गिरफ्तार अभी तक हो चुके हैं और जो गिरफ्तारी है वो आने वाले समय में बढ़ भी सकती है, जैसा कि स्पेशल सेल कह रही है। ये पूरा का पूरा मामला पिछले साल एक छापेमारी की कार्रवाई हुई थी, जिसमें आप देखें तो राजस्थान में और इसके अलावा हरियाणा में जो स्पेशल सेल है उसने छापेमारी की कार्रवाई करी थी और रांची से एक डॉक्टर इश्तियाक को गिरफ्तार किया था। और उसके ऊपर ये आरोप था कि डॉक्टर इश्तियाक अपने सहयोगियों के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में जो नौजवान हैं उनको आईएसआईएस विचारधारा से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। राजस्थान के भिवानी में एक ट्रेनिंग कैंप भी चलाया जा रहा था जिसमें फौजी ट्रेनिंग दी जा रही थी। उस सिलसिले में भी स्पेशल सेल ने कई सारी कार्रवाई की थी और कई लोगों को गिरफ्तार किया था। उसी कार्रवाई में कई सारे इनपुट मिले थे कि आईएसआईएस देश के अंदर एक बड़े पैमाने पर आतंकवादियों की फौज तैयार करना चाहता है और देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम देने की ये फिराक में थे। ऐसी जानकारी स्पेशल सेल को मिली। यही कारण है, इस जानकारी के बाद स्पेशल सेल ने कई सारे राज्यों में छापेमारी की कार्रवाई की है। छापेमारी की कार्रवाई भावना अभी भी चल रही है। 2 लोगों को अभी तक स्पेशल सेल गिरफ्तार कर चुकी है। भावना, जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है नीरज, क्या उनके नाम सार्वजनिक हुए? देखिए, इनके नाम सामने आ रहे हैं। एक आफ्ताब करके है और एक दानिश है, जो जानकारी अभी तक सामने आई है। लेकिन स्पेशल सेल ने बहुत कुछ बताने से अभी इनकार किया है। स्पेशल सेल का ये कहना है कि छापेमारी की जो कार्रवाई है वो अभी भी लगातार चल रही है और अगर नाम उजागर हो जाएंगे तो उनसे जुड़े जो लोग हैं वो फरार हो सकते हैं या छुप सकते हैं। यही कारण है कि बहुत ज्यादा जानकारी स्पेशल सेल नहीं दे रही है, लेकिन स्पेशल सेल का ये जरूर कहना है कि 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 6 जो संदिग्ध हैं उनसे पूछताछ चल रही है और देश के अंदर एक बड़ा नेटवर्क
ISIS खड़ा करना चाहता था, और उसमें जो डॉक्टर गिरफ्तार किया था पिछले साल, उसकी एक बड़ी भूमिका थी, क्योंकि वो रेडियोलॉजिस्ट था और रांची के अंदर सेंटर चलाता था। उससे जितना पैसा आता था, इसके अलावा खाड़ी देशों या पाकिस्तान के जो हैंडलर हैं उनके थ्रू जो पैसा आता था, वो ट्रेनिंग कैंपों में खर्च किया जाता था। और इसी तरह का एक ट्रेनिंग कैंप राजस्थान की भिवानी में भी चल रहा था। घने जंगलों में वो कैंप चलाया जा रहा था और युवाओं को बाकायदा वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो बड़ा नेटवर्क है जिसकी तफ्तीश इस समय दिल्ली पुलिस अलग अलग राज्यों के स्पेशल सेल के साथ यहां निभाती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ दिवाकर भी जुड़ गए हैं रांची से। दिवाकर, एक आतंकवादी रांची से भी गिरफ्तार हुआ है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, रांची में गिरफ्तारी हुई है जिसके और उसके कनेक्शन के आधार पे पलामू से भी उसके लिंक मिले हैं। उसके जब कॉल डिटेल खंगाले गए हैं तो उसके बाद वहां पर भी कहा जा रहा है कि हिरासत में फिलहाल लिया गया। हालांकि वहां से भी कंफर्मेशन नहीं है कि उसे गिरफ्तार किया गया है, लेकिन रांची में दानिश नाम के एक व्यक्ति है, उसे गिरफ्तार किया गया है। वो कई महीनों से यहाँ पे लॉज में रह रहा था और उसकी सूचना जब दिल्ली पुलिस को मिली थी तो उसके बाद दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर ATS के जरिए मिलकर उसकी गिरफ्तारी आज सुबह में की है। और लगातार जो वो नेक्सस है कि किस तरीके से, आपको याद होगा कि पिछले वर्ष भी यहाँ पर ISI से कनेक्शन के आधार पर रांची में एक डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई थी। और ये कहा जा रहा है कि झारखंड एक तरीके से उनका जो है ना अड्डा बनता जा रहा है और उसकी झलक आज भी देखने को मिली है जब ये कार्रवाई हुई है। और उसके बाद उस पूरे इलाके को एक तरीके से सील कर दिया गया है, क्योंकि संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि कुछ और भी लोग जो संदिग्ध है वो यहाँ पर रह रहे थे। जी दिवाकर, क्या कोई दस्तावेज या हथियार इस आतंकवादी से मिले हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जो हमें अभी सूत्रों से जानकारी मिली है, जो ATS की टीम थी, पुलिस की टीम थी, वहां पर कुछ कागजात बरामद हुए हैं। कुछ जो विस्फोटक जो कह सकते थे सामान बनाने के जो थे वो साजो सामान भी वहां पर बरामद हुए हैं। हालांकि अभी साफ तौर पर यह कहा नहीं गया है, लेकिन जिस तरीके से वहां से सामान लेकर जाया जा रहा था उससे साफ है कि कुछ कागजात मिले हैं। और ये जिस तरीके से कुछ फोन भी बरामद किए गए हैं जिसके जरिए पूछताछ की जा रही थी, और कहा जा रहा है कि कुछ सिम भी उस घर में फेंके गए थे, उस सिम की भी बरामदगी आसपास के इलाके से की गई है। तो लगातार, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, कुछ घंटों का समय निकला है, ऐसे में पुलिस ने जो चीजें बरामद की है उसके आधार पर कुछ और जो नेक्सस है उसका खुलासा हो पाएगा। लेकिन फिलहाल रांची से जो कनेक्शन मिले हैं, पूछताछ में जो जानकारी मिली है, उसके बाद ATS और पुलिस की टीम ने पलामू, जो झारखंड का एक दूसरा इलाका है, उसका मुख्यालय डाल्टनगंज है, वहां पर छापेमारी हुई है और उसके बाद वहां पर भी संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। जी, कितने संदिग्ध को यहाँ हिरासत में लिया है दिवाकर? देखिए, पलामू में 2 संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है और दोनों से पूछताछ की जा रही है। और यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि रांची में जहां पर यह गिरफ्तारी हुई है, वहां पर जिस लॉज से इसकी गिरफ्तारी हुई है वहां पर कुछ और लोग छुपे हो सकते हैं। हालांकि ये पूछताछ अभी चल रही है और पुलिस ने अब इस पूरे इलाके को एक तरीके से घेर लिया है। वहां पर मीडिया को भी आने जाने से रोक दिया गया है कि वो यहाँ पर मूवमेंट नहीं करेंगे। तो कुछ ना कुछ लग रहा है कि मामला एक बड़ा है और आसपास के इलाके में भी कुछ लोग छुपे हुए हो सकते हैं। हालांकि कुछ घंटों बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि जो ये ATS ने कार्रवाई की है, दिल्ली पुलिस ने जो कार्रवाई की है, ये नेक्सस कितना बड़ा है और इनके इरादे क्या थे। क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है कि झारखंड में इनका जो नेटवर्क है वो पिछले काफी समय से लोहरदगा का इलाका हो, चाहे वो संथाल का इलाका हो, राजधानी रांची का इलाका हो, पलामू का इलाका हो, इन तमाम जगहों पर इनके नेक्सस और नेटवर्क काम कर रहे थे, जिसका खुलासा पिछले दिनों में हुई थी। और फिर कुछ दिनों बाद ये खुलासा हो रहा है और उसके बाद ये गिरफ्तारी हो रही है। जी, कैसे दिल्ली पुलिस और झारखंड की संयुक्त सेल टीम ने इस संयुक्त अभियान को चलाया और क्या लीड उनको मिली और क्या लग रहा है ये नेटवर्क कितना बड़ा नेटवर्क हो सकता है, कितना फैला हुआ हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर यह नेक्सस बहुत ही फैला हुआ नेटवर्क है और झारखंड में लगातार ये आरोप भी लगते रहे कि यहाँ पर ISIS की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ रही है। और इसके बाद चाहे वो लोहरदगा का इलाका, आपको याद होगा पिछले बार भी लोहरदगा में जब रांची में गिरफ्तारी हुई थी तो उस नेक्सस के जरिए लोहरदगा में भी उसके तार निकले थे और कई लोगों को, करीब 6 लोग यहाँ पर उस समय हिरासत में लिए गए थे, उनसे पूछताछ हुई थी। हालांकि आज अभी तक जो मेरे पास जानकारी आ रही है, कहा जा रहा है कि रांची में इस वक्त 1-2 लोगों से और पूछताछ की जा रही है। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो हिरासत का मामला है, ये जो संदिग्ध है, इनकी संख्या बढ़ सकती है। और धीरे धीरे जब ये पूछताछ होगी और जब ये सिम का जो कनेक्शन निकलेगा, कितने लोगों से बातचीत हो रही थी, कौन कौन से इस नेक्सस में है, कौन किन लोगों से पूछताछ हो रही है, तो ये तमाम खुलासे हो सकेंगे। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक अभी 3 लोग हिरासत में हैं, 1 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और उनसे पूछताछ लगातार हो रही है।
जी। चलिए, दिल्ली से रांची तक इस समय रेड, कई संदिग्धों को यहां गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही साथ 2 आतंकवादी यहां गिरफ्तार कर लिए गए हैं, कई हिरासत में है। इस समय देखना होगा कि ये नेटवर्क कितना बड़ा है। हालांकि पुलिस इस पर तफ्तीश से जांच करिए। फिलहाल दिवाकर और नीरज, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, भारत अमेरिका संबंधों पर बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को करीबी दोस्त और स्वाभाविक साझेदार बताया है। उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ताओं पर विश्वास जताते हुए कहा कि ये चर्चाएं दोनों देशों की साझेदारी की असीम संभावनाओं को खोलने का रास्ता बनाने वाली हैं। प्रधानमंत्री मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ट्वीट को पोस्ट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रुथ पोस्ट पर जवाब देते हुए कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता को दोनों देशों की टीमें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के बातचीत के बयान पर कहा कि वे भी अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई है कि दोनों नेता दोनों देशों के लोगों के लिए एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि उनके प्रशासन ने व्यापार वार्ता फिर से शुरू कर दी है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया था कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं। ट्रंप ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बहुत अच्छा दोस्त भी बताया और कहा कि वह आने वाले हफ्तों में उनसे बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। ट्रंप ने अपने पोस्ट में विश्वास जताया था कि बातचीत के जरिए दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इससे पहले शुक्रवार को व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा था कि वे हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त रहने वाले हैं। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को महान प्रधानमंत्री भी बताया था। ट्रंप का ये ताजा बयान हाल ही में उनके भारत अमेरिका संबंधों पर अपने रुख में नरमी का संकेत देने के बाद आया है। पिछले कुछ समय में एक बार फिर ट्रंप भारत और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उससे लगता है कि वो संबंध बेहतर करना चाहते हैं। तो भारत यूएस ट्रेड डील जल्द होने के संकेत यहां मिलते हुए नजर आ रहे हैं। व्यापार वार्ता आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और इस समय हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ चुकी हैं चर्चा के लिए। प्रोफेसर अंशु जोशी हैं, आप विदेश मामलों की जानकार हैं। प्रोफेसर अंशु, बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ में चर्चा में भाग लेने के लिए। जिस तरीके से अमेरिका के बयानों में इस समय नरमी नजर आ रही है, साफ तौर पर दिख रहा है कि जब से प्रधानमंत्री एससीओ समिट से वापस लौटे हैं, ऐसे बयान ट्रंप की ओर से दिए जा रहे हैं जो एक सकारात्मकता की तरफ भी इशारा कर रहे हैं और भारत भी सकारात्मकता के तरीके से उनका जवाब देते हुआ आ रहा है। भारत ने पहले ऐसे कभी जवाब नहीं दिया अंशु जी, अब भारत की तरफ से ये संयमित जवाब नजर आ रहे हैं आते हुए अमेरिका की तरफ। निश्चित तौर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से 4 दिन पहले भी भावना जी जो ट्वीट किया गया वो बहुत एक सटल संदेश था, जिसमें कि दो देशों के किस प्रकार के रिश्ते रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच जो एक स्ट्रेटेजिक संबंधों का नया अध्याय हमने शुरू किया, उसको लेकर उन्होंने एक सकारात्मक टिप्पणी 4 दिन पहले भी की, तब जबकि ट्रंप ने हमारे प्रधानमंत्री को महान प्रधानमंत्री बताते हुए भारत और अमेरिका के बीच डिफाइनिंग रिलेशंस हैं इस प्रकार के स्टेटमेंट्स दिए थे, पोस्ट किए थे। अमेरिकन एम्बेसी के हवाले से भी लगातार हम देख रहे हैं कि एससीओ समिट के बाद से ही इस प्रकार के सोशल मीडिया पर पोस्ट्स आ रहे हैं और अब जो ये पोस्ट हम अपने सामने देख रहे हैं, ये अमेरिका के राष्ट्रपति के ट्वीट के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं उसको रेजोनेट करते हुए अपना ट्वीट किया है कि बिल्कुल भारत अमेरिका के साथ ट्रेड डील को फाइनलाइज करने के लिए उत्सुक है। और ये इस प्रकार के जो इंडिकेशंस हैं, ये हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उनके द्वारा भी पिछले दिनों दिए गए थे कि नवंबर तक भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनलाइज होने के संकेत मिल रहे हैं। जी, जो ट्रेड वार्ता की बात आप कर रहे हैं उस पर लगातार बातचीत जारी है प्रोफेसर अंशु, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब जो है इसको अंतिम रूप देना है, ऐसे में ट्रंप के बार बार ये बयान साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं। लेकिन हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से जो भारत अमेरिका के बीच मतभेद चल रहे थे, लेकिन उससे कूटनीतिक रिश्तों पर कोई दबाव नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे में व्यापार वार्ता को यहाँ हम आगे प्रभावी ढंग से बढ़ते हुए देख रहे हैं।
भावना जी, हमने पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी देखा और जिस तरह से ट्रंप ने भारत के ऊपर पहले 25% और फिर अतिरिक्त 25% का जो एक हेफ्टी टैरिफ लगाया, एक कुल 50% टैरिफ हमारे ऊपर लगे, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक ट्रेड डील से जुड़ा हुआ बिंदु भी कारक तत्व के रूप में हम देख सकते हैं, जिसमें ट्रंप के द्वारा बार बार हमें इस बात के लिए कहा गया कि हम अपने जो डेयरी प्रोडक्ट्स का मार्केट है, हम अपने जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का मार्केट है, वो अमेरिकन गुड्स के लिए खोल दें। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, हमारे जो तमाम ऑफिशियल्स हैं, उनके द्वारा लगातार इस बात को मेंटेन रखा गया है कि ये जो एक एरिया है, ये जो एक सेक्टर है, इसको भारत अमेरिका के लिए नहीं खोल सकता, क्योंकि इसमें भारत के कृषकों के, मछुआरों के और जो डेयरी प्रोड्यूसर्स हैं, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स, उनकी आजीविका से जुड़े हुए जो सुरक्षा और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स इन्वॉल्व हैं। तो इस बात को 15 अगस्त को भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया था, जब उन्होंने लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया था कि इन हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो ये दबाव बना पाने में जब ट्रंप नाकाम रहे, तो हमारे ऊपर रशिया से ऑयल एंड गैस लेने का एक कारण बता करके और हम पर ये टैरिफ्स लगाए गए। लेकिन भारत न झुका न दबा, हमने इंतजार किया और अब हम देख रहे हैं, और मैंने इस बात को लगातार आपके लोगों के साथ चर्चाओं में, दूसरे चैनल्स पे मैंने लगातार इस बात को कहा था कि हम थोड़ा सा समय रुक जाएं, सटल रहें। प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, शांत बिल्कुल एक हैं, वो बैठे हुए हैं, लेकिन पीछे से ट्रेड डील को लेकर के नेगोशिएशंस तो चल ही रहे हैं। तो देखिए, अब हमको ट्रंप थोड़ा थोड़ा यू टर्न लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और अब बातचीत करने में अपनी इच्छा जता रहे हैं और इस बात पर विश्वास भी जता रहे हैं कि ट्रेड डील जरूर होगी। तो निश्चित तौर पर भारत अपने राष्ट्रीय हितों पर झुक करके तो ट्रेड डील को साइन करेगा नहीं। तो मुझे अब ये देखना बड़ा रोचक लग रहा है कि आगे जो अब इसके बाद चीजें अनफोल्ड होंगी। हमारे जो डेलीगेशन है, वो मेरे ख्याल 15, 16, 17 सितंबर को यूएस ऑफिशियल्स के साथ, उनके डेलीगेशन के साथ बातचीत होने वाली है और नवंबर तक ऐसा बताया जा रहा है कि इस पर साइन हो जाएंगे, फाइनली साइन ऑफ हो जाएगी ये डील। तो आगे ये अब किस प्रकार से अब चीजें बनती हैं, वो देखना बड़ा रोचक रहेगा। भावना इसके साथ प्रोफेसर अंशु, हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा कहा है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है और 140 करोड़ देशवासियों की आवाज लेकर वो एससीओ समिट में भी गए। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुपक्षीय फोरम पर, फिर चाहे वो एससीओ हो, ब्रिक्स हो, G20 हो, ग्लोबल साउथ की बात करते रहे हैं, एक्ट ईस्ट नीति की बात करते रहे हैं, साथ ही साथ इंडो पैसिफिक के संरक्षण की बात करते रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अमेरिका पे कहीं ना कहीं दबाव पड़ा है और कहीं ना कहीं ऐसा लगा है उसको कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता? बिल्कुल भावना जी, ये तो आपने बहुत अच्छा बिंदु इस चर्चा में, इस पूरे वार्तालाप से जोड़ दिया। कहीं ना कहीं आज का भारत एक नया भारत है भावना जी। ये हम सभी को भारतीय होने के नाते गर्व भी करना चाहिए कि ये वो भारत है जो किसी देश के दबाव में नहीं आता, किसी गठबंधन के या किसी लॉबी का भाग नहीं है और किसी से झुकने वाला देश नहीं है। ये हमने अमेरिका के आगे ना झुककर बता दिया। तो वहीं दूसरी ओर जब एससीओ के मंच पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री खड़े हुए, वहां जब उन्होंने एससीओ को सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटीज, ऐसे उन्होंने एक एक्सपैंड किया इस एब्रीविएशन को और बड़े सुंदर तरह से उन्होंने जब अपना उद्गार रखा उन्होंने, तो कनेक्टिविटी पर वो ये बोले कि कनेक्टिविटी बिल्कुल बढ़ाई जानी चाहिए एससीओ के मेंबर नेशंस के बीच में, लेकिन क्षेत्रीय अखंडता पर समझौता कर कर, किसी की संप्रभुता के का अपमान करके और हम कनेक्टिविटी को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो वहां एक साफ साफ चीन की तरफ इशारा था। तो वहीं जब आप अमेरिका की ओर देखते हैं, तो अमेरिका को भी साफ हमारे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि न तो हम रशिया से तेल और गैस खरीदना बंद करेंगे क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय हित में है, और ना ही हम अपने कृषकों के, मछुआरों के और डेयरी प्रोड्यूसर्स के हितों के साथ कोई समझौता करेंगे। तो ये एक ऐसे दो बिंदु अटके जिन पर कहीं ना कहीं अमेरिका ने लगातार हम पर दबाव बनाया, नहीं झुके। तो आज देखिए कि आप जिस तरह की स्थितियां बनते हुए देख रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, चौथे पायदान पर हम खड़े हैं, 6.5% की अभी हमारी ग्रोथ चल रही है भावना जी। अमेरिका की ग्रोथ जो इस बार रिकॉर्ड हुई है पहली तिमाही की, हमारी 7.8% रिकॉर्ड हुई है, अमेरिका की 0.5% ग्रोथ रिकॉर्ड हुई है। और हमारी जहां 6.5 की एनुअल ग्रोथ है, वहां अमेरिका की 2.8% की एनुअल ग्रोथ है। तो ट्रंप बहुत अच्छे से इन आंकड़ों को समझ रहे होंगे भावना जी। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो, उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की, हम दबाव में नहीं आए। तो अब इसका हम परिणाम एक सकारात्मक रूप से जिस तरीके से प्रोफेसर अंशु हम देख रहे हैं कि आर्थिक अनिश्चितता के दौर से इस समय अमेरिका कहीं ना कहीं गुजर रहा है और कहीं ना कहीं वो ट्रंप की नीतियों पर भी दबाव कहीं ना कहीं कहता है, क्योंकि ट्रंप जिस तरीके से बयानों को देते आए हैं फिर उस पर पलटते आए हैं। लेकिन
अमेरिका जानता है और अमेरिका और भारत बहुत पुराने लोकतंत्र हैं। अभी के नेतृत्व के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर दोनों देशों की साझेदारी की बात करें तो ये दोनों देशों की साझेदारी प्रगाढ़ रही है। अब दोनों देशों की अगर सहयोग की बात करें, उन क्षेत्रों की बात करें जहां दोनों देश काम करना चाहते हैं, फिर वह चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, डिफेंस का क्षेत्र हो या अलग अलग क्षेत्र हो, दोनों देश जानते हैं कि दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है। निश्चित तौर पर भावना जी, और उसमें कुछ और क्रिटिकल ऐसे एरियाज हैं जैसे कि आतंकवाद का मुकाबला करना। अमेरिका ने भी 9/11 का दंश झेला है और उसके बाद से लगातार भारत के साथ आतंकवादी निरोधी गतिविधियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे तकनीक के माध्यम से एक पूरा फ्रेमवर्क बनाया जाए आतंकवाद से निपटने के लिए, इस पर ट्रंप के पहले राष्ट्रपति काल के दौरान बहुत बड़ा काम हुआ है। बड़े बड़े अग्रीमेंट्स पे हमने काम करना शुरू किया, समझौतों पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका ने अपना रियल टाइम सैटेलाइट एक्सेस पहली बार किसी देश को दिया, भारत को दिया। अमेरिका जो सिग्नल इंटेलिजेंस है, जो उसका पूरा इंटेलिजेंस सिस्टम है, वो बहुत तगड़ा है, उससे भारत को जोड़ा, तो बड़े काम हुए। तो जैसे आतंकवाद निरोधी गतिविधियां हो, आर्थिक क्षेत्र हो, फिर क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम यदि बात करें, फिर यदि हम नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ावा देने की बात करें, पीपल टू पीपल कनेक्ट्स की बात करें, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, रक्षा सहयोग तो है ही, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें दोनों देशों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया अध्याय ट्रंप के ही शासनकाल में खोला था। और अब उनके द्वितीय शासनकाल में ये देखना दुखद रहा कि जिस तरह से एक के बाद एक भारत विरोधी बयान और जिस तरह से उन्होंने पॉलिसीज बनाई, एक्शंस लिए, तो निश्चित तौर पर संबंधों में खटास आई। लेकिन देखिए, एक व्यक्ति के लिए गए निर्णयों से ये इस प्रकार की जो स्थितियां हैं ये टेम्पररीली बन सकती हैं। मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ, ये दो देशों का मामला है, दो देशों के बीच के कूटनीतिक संबंध हैं और भारत ने बार बार इस रुख को स्पष्ट किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बार बार, उनका रीड बिटवीन द लाइन यही रहा कि भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों को हम देखें और इसका एक भविष्य भी है। यदि इसका एक इतिहास था, एक वर्तमान है, तो एक भविष्य भी है। भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। और बहुत सटल उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई, किसी प्रकार का कोई उन्होंने अग्रेसिव स्टेटमेंट्स या जो ट्रंप कह रहे थे या उनके जो अब जिस तरह से नवैरो के हवाले से उल्टे सीधे बयान आए, हमारे यहाँ से किसी प्रकार का कोई जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस भी प्लेटफॉर्म पर गए, उन्होंने कभी भी अमेरिका का या ट्रंप का नाम नहीं लिया। इनडायरेक्ट वे से जरूर अपने किसानों के हित की बात करी, नहीं सहेंगे इसकी बात करी, राष्ट्र हित सर्वोपरि की बात करी। लेकिन आइए चल के दोनों के रिश्तों की भी बात यहाँ हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात पहले हुई थी, तो ट्रंप ने एक बुक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी थी, आवर जर्नी टुगेदर। उसके बाद कहीं ना कहीं ट्रंप वो अपनी जो जर्नी टुगेदर है वो बीच में जरूर भूल गए थे। वो खटास अब मिठास में बदलती हुई जरूर नजर आ रही है। ट्रंप ये जानते हैं कि भारत का कद इस समय बड़ा है। निश्चित तौर पर ट्रंप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत एक तो ऑल अलाइंड देश है। जिस प्रकार से हम पर जब टैरिफ ट्रंप ने लगाए और ट्रंप को ऐसा लगा कि भारत अब कहीं झुकता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो तभी भारत ने अपने पहली तिमाही का रिकॉर्ड ग्रोथ 7.8% पूरे विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया। उसके बाद वाया जापान हमारे माननीय प्रधानमंत्री SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए। जापान ने भी अपना सहयोग जो है भारत के प्रति अनवरत इसकी घोषणा की। फिर देखिए, SCO मंच पर भी अपनी चमक और धमक तो भारत दिखा करके और फिर लौटा। जिस तरह से शी ने आतंकवाद के सभी फॉर्म्स को पाकिस्तान के शहबाज शरीफ के सामने कंडेम किया। जॉइंट डिक्लेरेशन में देखिए, आतंकवाद के किसी भी फॉर्म का खंडन किया गया, उसे कंडेम किया गया। ग्लोबल रिफॉर्म्स की बात की गई, UNSC में रिफॉर्म्स होने चाहिए, इसकी बात जॉइंट डिक्लेरेशन में आई। ये भारत की एक बड़ी कूटनीतिक विजय थी। इसके बाद लौटने के बाद आप देखिए किस तरह से लगातार पॉजिटिव इवेंट्स चले हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री हमारे यहाँ 3 दिन के लिए थे। बड़े सहयोग MOUs पर हस्ताक्षर हुए हैं, विशेषकर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। इसके बाद आप देखिए, जो फिनलैंड के राष्ट्रपति थे, उन्होंने लिथुआनिया के राष्ट्रपति के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हुए, भारत की प्रशंसा करते हुए जो ट्रंप के एक्शंस हैं उनको कंडेम किया। जबकि जो स्टब्स हैं, अलेक्जेंडर स्टब जो फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं, वो ट्रंप के बहुत करीबी बताए जाते हैं। उसके अलावा आप देखिए, अभी जर्मनी के विदेश मंत्री हमारे यहाँ थे, उन्होंने कितना बड़ा स्टेटमेंट दिया कि एशिया का मतलब हमारे लिए भारत है और जर्मनी को, EU को भारत अपने ही साइड पर समझे। EU और भारत एक ही टीम के सदस्य हैं। तो लगातार जो ट्रंप दबाव बनाए हुए हैं EU पर कि आप भारत पर 100% टैरिफ लगाइए,
तो एक बिल्कुल प्रोफेसर अंशु, हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते आए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे 21वीं सदी एशिया की सदी है और पश्चिम देश लग रहा है कि इसको बखूबी अब जानने लग गए हैं और साथ साथ मानने भी लग गए हैं, क्योंकि ये साफ तौर पर झलका रहा है कि अमेरिका भारत के साथ रहना चाहता है, उसे अपना अच्छा दोस्त करार दे रहा है और सकारात्मकता के साथ इस साझेदारी को कायम करता हुआ आगे भविष्य में भी यहाँ देख रहा है और भारत भी इस साझेदारी को आगे बढ़ाना चाह रहा है। प्रोफेसर अंशु, तमाम जानकारियों के साथ तमाम विचार अपने प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक के कारवार विधानसभा सीट के कांग्रेस विधायक सतीश के सेल को ईडी ने 86 करोड़ रुपए के अवैध लौह अयस्क निर्यात घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। वे 18 दिनों के अंतराल में सत्तारूढ़ पार्टी के दूसरे विधायक हैं जिन्हें केंद्रीय एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले 23 अगस्त को चित्रदुर्गा विधायक KC वीरेंद्र को ईडी ने गिरफ्तार किया था। सेल को पहले अवैध लौह अयस्क निर्यात के मामले में दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले के संबंध में सेल मंगलवार को ईडी के शांतिनगर कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित हुए, लेकिन कथित तौर पर जांच में सहयोग न करने के कारण उन्हें हिरासत में ले लिया गया। बाद में उन्हें मेडिकल जांच के लिए बाउरिंग और लेडी कर्जन अस्पताल ले जाया गया और देर रात विशेष अदालत में पेश किया गया। ईडी ने 13 और 14 अगस्त को विधायक के आवास पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में 1.68 करोड़ रुपए नकद, 6.75 किलोग्राम सोना और कई दस्तावेज जब्त किए गए थे। साथ ही 14 करोड़ से ज्यादा की रकम मौजूद बैंक खातों में फ्रीज की गई थी। ईडी के अनुसार सेल और अन्य लोगों द्वारा किए गए अवैध निर्यात का कुल मूल्य 86.78 करोड़ रुपए था। विशेष अदालत ने अक्टूबर 2024 में सेल और अन्य लोगों को इस मामले में दोषी ठहराया था। उन्हें 7 साल की सजा और जुर्माना लगाया गया था। बाद में हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने के बाद अपील लंबित होने तक उन्हें रिहा कर दिया था। और इस समय हमारी संवाददाता ज्योति बेंगलुरु में जुड़ चुकी है हमारे साथ। ज्योति, जिस तरीके से एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस विधायक कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त पाए जा रहे हैं और अब एक नया केस ये सेल के द्वारा दिखाई दे रहा है, क्या है बड़ी अपडेट इस पे? क्या कुछ बरामद किया गया है? कर्नाटका कांग्रेस MLA सतीश सेल को कल ईडी ने गिरफ्तार किया था। वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इलीगल एक्सपोर्ट ऑफ आयरनिंग ओर फ्रॉम बेलेकेरे पोर्ट, इस केस में उनको ईडी ने बरामद किया था। लेकिन ईडी जब क्वेश्चन कर रहे थे उन्हें, सतीश सेल को, उन्होंने नॉन कोऑपरेशन, वहां पे कुछ भी कोऑपरेशन नहीं किया। सो इसके वजह से ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। जो MLA MP स्पेशल कोर्ट है उन्होंने अभी 1 दिन के लिए उनको गिरफ्तार की आदेश भी दिया है। सो क्या क्या गिरफ्तार जब्त किया है, मतलब अगस्त 13 और 14 दिन 8 करोड़ कैश मिला था, नगद कैश मिला, और उसके साथ साथ 6.75 kg ऑफ सोना मिला था, और उसके साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी मिला था, और उसके साथ 14.1 करोड़ बैंक अकाउंट, उनके साथ साथ जो उनके रिश्तेदार है बैंक अकाउंट, उनका जो फर्म का बैंक अकाउंट है, वो सबका बैंक अकाउंट का फ्रीज किया है।
कर्नाटका, गोवा, कारवार, गोवा, मुंबई, दिल्ली, इन 4 जगहों पे अगस्त 13 और 14 पे ईडी ऑफिशियल छापामारी किए थे। सो वहां पे उन्हें बहुत कुछ मिला था उनके घर पे। और पहले ही जब ईडी उसके पहले भी जब्त किया था, वो तो 86.78 करोड़ उस कैश को जब्त किया था, जो स्पेशल कोर्ट अभी उनको 1 दिन के लिए गिरफ्तार मतलब आदेश भी दिया है। अगर इस केस को हमने देखा तो जो आयरन ओर है बेलेकेरे पोर्ट से एक्सपोर्ट किए थे कांग्रेस के एमएलए सतीश सैल, उसी केस को पहले लोकायुक्त दर्ज किया था, एफआईआर रजिस्टर किया था। उसके बाद लोकायुक्त के बाद सीबीआई भी इस केस में एंट्री हुआ था। सो अभी जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ईडी का भी एंट्री हो चुका है। सो ईडी अभी उन्हें गिरफ्तार किया है। जो नॉन कोऑपरेशन था, जब विचारण कर रहे थे उन्हें इंक्वायरी के तहत, उन्होंने उनको सही तरह से जवाब नहीं दिया। और उसके साथ साथ जो केस है ना, वो उसके साथ साथ सतीश सैल के साथ साथ और 6 लोगों को भी दोषी पाया गया था। और सतीश सैल को 40+ करोड़ फाइन भी एमपी और एमएलए विशेष कोर्ट ने उन्हें फाइन भी लगाया था। इसी जो कोर्ट का निर्देशन है उसको चैलेंज कर सतीश सैल है हाई कोर्ट में भी चैलेंज किए थे। सो हाई कोर्ट उसको जो लोअर कोर्ट था, एमपी एमएलए विशेष कोर्ट था, जो ऑर्डर दिए थे उसको हेल्ड किए थे। सो इसलिए उनको ऊपर 7 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अभी बरामद कहीं ना कहीं ज्योति को 7 साल की सजा सुनाई गई थी, जहां उनको बेल मिल गई और फिर अब ईडी का शिकंजा उन पर कसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से ज्योति हम देख रहे हैं कि कर्नाटक में एक के बाद एक 3 कांग्रेस विधायक को यहाँ गिरफ्तार किया गया है, ऐसे में कहीं ना कहीं कर्नाटक में कांग्रेस की छवि पर एक बड़ा असर यहाँ पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, ज्योति हमारी संवाददाता हम तक बता रही थी कि कर्नाटक में किस तरीके से ईडी का कांग्रेस के विधायक पर शिकंजा यहाँ कसता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस विधायक यहाँ कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सीपी राधाकृष्णन ने दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर अपने निर्वाचन को राष्ट्रवादी विचारधारा की जीत बताया है। उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में काम करने का संकल्प लिया है। राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव 152 मतों के अंतर से जीता। उन्हें 452 मत मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी बी सुदर्शन रेड्डी को 300 मत मिले। जीत के बाद नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति ने कहा कि विपक्षी गठबंधन ने कहा था कि यह चुनाव वैचारिक लड़ाई है, लेकिन मतदान के पैटर्न से हम समझते हैं कि राष्ट्रवादी विचारधारा विजय हुई है। उन्होंने लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को महत्वपूर्ण बताया। तो नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को इस समय कई जगहों से बधाई मिल रही है और सीपी राधाकृष्णन ने इस बधाई को लेकर कहा है कि एक विचारधारा की जीत है। और इसके साथ साथ अगली खबर का रुख करेंगे, जहां मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के स्वागत के लिए वाराणसी पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री कल 11 सितंबर को वाराणसी में द्विपक्षीय बैठक करेंगे। काशी में जगह जगह दोनों नेताओं के पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं। वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री 3 दिन के दौरे पर आ रहे हैं और उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है। इसके लिए कितनी तैयार है काशी, इस पर डीडी न्यूज संवाददाता हरिकेश बहादुर ने बात की है वाराणसी मंडलायुक्त से। काशी चर्चा में है, कारण मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं 3 दिवसीय दौरे पर और उनके साथ बायलैटरल टॉक के लिए भारत के प्रधानमंत्री भी, जो काशी के सांसद भी हैं, वो भी यहाँ पर होंगे। पूरी व्यवस्था जिला प्रशासन कर रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार लगी हुई है, काफी जिम्मेदारी है सुरक्षा की भी, व्यवस्था की भी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वाराणसी के मंडलायुक्त एस राजलिंगम जी हैं। राजलिंगम साहब, क्या व्यवस्था है और किस तरह से देख रहे हैं आप इसको, जो बायलैटरल होने जा रहा है वाराणसी में? मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री जी 10 तारीख को शाम को आएंगे और 11 तारीख को यहाँ पे जो बायलैटरल टॉक्स होगा और उसके बाद गंगा आरती भी उनके द्वारा देखा जाएगा और उसके अगले दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में उनका दर्शन करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से अयोध्या के लिए रवानगी करेंगे। सो इसके लेकर जो जिला प्रशासन के द्वारा जो अन्य तैयारियां हैं वो सब की जा रही है। मुख्य रूप से जो विदेश मंत्रालय द्वारा
इस कार्यक्रम का पूरा आयोजन कर रहे हैं। जिला प्रशासन उसमें एक फैसिलिटेटर के रूप में काम कर रहा है। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज वाराणसी। हाल जान लेते हैं। भारी बारिश और खराब मौसम के चलते बंद जम्मू के स्कूल आज से एक बार फिर खुल गए हैं। सुबह सवेरे बच्चे फिर वापस स्कूल जाने को लेकर काफी खुश दिखे। वहीं बच्चों को वापस स्कूल भेजते हुए अभिभावकों के चेहरे भी खिले हुए नजर आए। दरअसल पिछले कुछ समय से जम्मू कश्मीर में बारिश का दौर चल रहा था। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्कूलों को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब बारिश से राहत मिलने से जम्मू कश्मीर के मौसम में बदलाव आया है, जिसके बाद शिक्षण संस्थानों को एक बार फिर से खोल दिया गया है। और अब खबर नेपाल से जुड़ी हुई। नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद भी हिंसा थम नहीं रही है, जिसके बाद अब नेपाली सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां नेपाल में इस समय जेनजी क्रांति है। हिंसक प्रदर्शन का दौर अभी भी जारी है। जेनजी की आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इसी के साथ साथ कल सेना ने एक बड़ा मैसेज दिया है नेपाल के लोगों के लिए। सेना ने इस समय संभाल लिया है मोर्चा। वहीं हवाई अड्डों पर इस समय संचालन स्थगित बताया जा रहा है। आंदोलनकारी युवाओं और सेना के बीच मध्य रात्रि में जंगी अड्डा स्थित बातचीत हुई है और इसके अनुसार आंदोलनकारी युवाओं के विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों ने देर रात सेना प्रमुख अशोक राज सिगडेल से मुलाकात की और अपने मुद्दे उनके समक्ष रखे। सेना के वरिष्ठ अधिकारी ने इसे किसी औपचारिक वार्ता की जगह युवाओं के विचारों को समझने की प्रारंभिक प्रयास बताया है। इस बीच सेना ने देश में सुरक्षा की वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए विशेष प्रबंध शुरू कर दिए हैं। सेना ने सभी समुदायों से लूटपाट, आगजनी और उपद्रवी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए सक्रियता से सहयोग करने की अपील की है। सेना के अनुसार काठमांडू के बानेश्वर में राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक में लूटपाट की घटना में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भाट भटेनी सुपरमार्केट, होटल हयात और बौद्ध क्षेत्रों सहित काठमांडू और भक्तपुर के विभिन्न इलाकों में लूटपाट की घटनाओं में शामिल 21 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। वे लोग मौके का गलत तरीके से फायदा उठा रहे थे। इस बीच अब सबकी निगाहें आज होने वाली जेनजी की बैठक पर टिक गई हैं। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के दौरान अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक में नेपाल के घटनाक्रम पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नेपाल में हिंसा हृदय विदारक है। उन्होंने नेपाल में युवाओं की मृत्यु पर पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने जोर देकर कहा कि नेपाल में स्थिरता, शांति और समृद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने नेपाल के लोगों से शांति के प्रयास को समर्थन देने की भी अपील की। वहीं नेपाल में चल रहे आंदोलन की आग अब भारत से सटे सीमावर्ती इलाकों तक पहुंचती दिख रही है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की सोनोली सीमा पर नेपाल की तरफ से भारी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। भीड़ ने नेपाली कस्टम कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा में तैनात भारतीय सुरक्षा एजेंसी एसएसबी और पुलिस अलर्ट हो गई है। लोगों के आने जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। खबर लिखे जाने तक सभी तरह के वाहनों के आवागमन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। नेपाल से आने वाले भारतीय पर्यटकों को जांच के बाद भारत में प्रवेश करने दिया जा रहा है। महाराजगंज के जिला अधिकारी ने बताया है कि अभी भारत नेपाल सीमा पर स्थिति सामान्य है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं। वहीं नेपाल में विमानन सेवाओं के बंद होने से वहां फंसे भारतीय पर्यटकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विपरीत हालात में बड़ी मुश्किलों के साथ भारतीय पर्यटक सोनोली सीमा पहुंच रहे हैं। हमारे यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद है। हमारे क्षेत्र में जो इंडियन साइड है वो पूरी शांति व्यवस्था है। यहाँ पे कोई भी असुविधा या किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं है। हम और एसपी और एसएसबी और बाकी सारे विभागों के साथ हम लोग इस बात को देख रहे हैं। तो हमारे नागरिकों को, हमारे क्षेत्र के जो भी यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनको किसी भी प्रकार की, किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। और बिल्कुल यहाँ पे स्थिति सामान्य है और सारी यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है। कोई भी यहाँ पे कोई कठिनाई नहीं। डिफिकल्टी काफ़ी हुई। लास्ट में फ्लाइट कैंसिल हो गई पोखरा से काठमांडू। फिर हमने टैक्सी बुक किया, बॉर्डर तक आए। 200 किलोमीटर हमने टैक्सी से कवर किया। अभी हम बॉर्डर पे, इंडिया नेपाल बॉर्डर पे यहाँ पे आके काफ़ी सेफ हम महसूस कर रहे हैं। रास्ते में काफ़ी दिक्कतें आई, रोड ब्लॉक्स थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे, लोगों ने बैनर फूंक रखे थे, मतलब काफ़ी सारी डिफिकल्टी थी। बट फाइनली
ड्राइवर भैया ने भी काफ़ी मदद की और हमें यहाँ पे बॉर्डर तक पहुँचाया। काफ़ी अच्छा लग रहा है अपने देश में। जिसका भी अगर नेपाल आने का, काठमांडू आने का प्लान है तो पोस्टपोन कर देना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही गंभीर है। और वैसे वो किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं, बट समहाउ हमें अपनी सिक्योरिटी, अपना कॉशन खुद ही लेना चाहिए। तो अभी मतलब दिस इज नॉट द राइट टाइम टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू काठमांडू। तो बेटर इज स्टे सेफ इन योर इंडिया, दैट विल बी द बेस्ट चॉइस फॉर ऑल ऑफ अस। एंड नाउ वी आर फीलिंग सो हैप्पी दैट वी आर ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया। फाइनली अपने देश हम जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भारत नेपाल सीमा पर पुलिस की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यहां रात भर पेट्रोलिंग की और वाहनों की चेकिंग हुई। पड़ोसी देश में तनावपूर्ण स्थिति के कारण भारतीय नागरिक दार्जिलिंग में भारत नेपाल सीमा पार कर भारत लौट रहे हैं। नेपाल में सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट पर है। सभी 7 सीमावर्ती जिलों यानी कि पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा है कि हर स्तर पर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। 24 घंटे गश्त और प्रवेश बिंदुओं पर कड़ी जांच की जा रही है। नेपाल से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने और किसी भी असामाजिक तत्व को सीमा पार अशांति का फायदा उठाने से रोकने के लिए एसएसबी के साथ लगातार संपर्क में है। एसएसबी ने चौकियों पर तलाशी और निगरानी बढ़ा दी है, जबकि संवेदनशील इलाकों में पीएसी की प्लाटून और अतिरिक्त पुलिस कंपनियां तैनात की गई हैं। उत्तर प्रदेश में महाराजगंज के सोनोली में भारत नेपाल सीमा की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां नेपाल जाने वाले भारतीय नागरिक अपनी योजना रद्द कर अपने गृह राज्यों को लौट रहे हैं, क्योंकि पड़ोसी देश में हिंसक विरोध प्रदर्शन और सरकार में कथित भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। पड़ोसी देश नेपाल में बने राजनीतिक हालातों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ी सुरक्षा पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बुलाई गई मीटिंग में सुरक्षा स्थिति की गहन समीक्षा की गई। धामी ने अधिकारियों को नेपाल सीमा पर सघन जांच अभियान चलाने और किसी भी असामाजिक या विघटनकारी तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अफवाहों, भ्रामक सूचनाओं या भड़काऊ सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखने और आवश्यकता पड़ने पर सीमा पर कार्रवाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय ग्रामीणों, ग्राम समितियों, पुलिस बलों और वन विभाग के अधिकारियों की सामूहिक भागीदारी से निगरानी प्रणाली को मजबूत करने पर भी बल दिया। कहा कि सीमा पर सभी प्रवेश मार्गों की नियमित निगरानी की जानी चाहिए और सीमा पार आवाजाही पर विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। धामी ने भारत सरकार द्वारा जारी सुरक्षा दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी दिए और आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के आदेश दिए। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद बात होगी टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वाह यार, क्या सही हुआ आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब बात कर लेते हैं टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी कि टिफ की, जिसने अपने 50 साल पूरे कर लिए हैं। इसी मौके पर लॉन्च हुआ है टिफ शॉप, जहां दर्शक पा सकते हैं फेस्टिवल से जुड़ा हुआ लिमिटेड एडिशन मर्चेंडाइज और कलेक्टिबल्स। आइए आपको दिखाते हैं टोरंटो से हमारी सहयोगी मुनमुन भट्टाचार्य की एक खास रिपोर्ट।
टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आधिकारिक रिटेल आउटलेट TIFF शॉप टोरंटो के किंग स्ट्रीट वेस्ट स्थित TIFF लाइट बॉक्स के साथ ही ऑनलाइन भी उपलब्ध है। TIFF शॉप में लिमिटेड एडिशन परिधान, खास ज्वेलरी और एक्सेसरीज उपलब्ध हैं। इन्हें TIFF की 50वीं वर्षगांठ को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। यहाँ आपको TIFF 1976 रेट्रो कलेक्शन भी मिलेगा। 1976 ही वो साल था जब TIFF की शुरुआत हुई थी। कनाडा के मशहूर ब्रांड रूट्स के साथ कोलैबोरेशन में बनी कलेक्टिबल जैकेट्स और लेदर गुड्स भी यहाँ उपलब्ध है। लोग यहाँ पर TIFF 50 की यूनिक ज्वेलरी के अलावा TIFF के पहले पोस्टर में दिखाए गए क्लासिक डायरेक्टर हैंड्स मोटिव वाले कई आइटम्स भी खरीद सकते हैं। रेट्रो टी शर्ट हो या कलेक्टिबल जैकेट, हर खरीदारी TIFF की इस विरासत का हिस्सा बनने जैसा है। It was very fun. I bought sweats that were very thick and they were cotton, and the workers were very, very nice, and there was like a red carpet inside of the TIFF shop, pop-up shop that I went to, and so I got to take a picture with my items and it was very fun. TIFF शॉप सिर्फ एक दुकान नहीं है, बल्कि ये 50 साल की उस यात्रा का हिस्सा है जिसके जरिए इस महोत्सव की स्वर्णिम यात्रा को जिया जा सकता है। जो लोग टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्में देखने आते हैं वो टिफ शॉप में खरीदारी करने भी जरूर आते हैं। इससे कनाडा की जो फिल्म संस्कृति है उसको बढ़ावा मिलता है, लेकिन उसके अलावा जो फेस्टिवल की पहुंच है दुनिया भर में वो भी आगे बढ़ती है। कैमरामैन वाई लोकनाथ के साथ मैं मुनमुन भट्टाचार्य, दूरदर्शन न्यूज के लिए टोरंटो से। भारत में बेरोजगारी दर मात्र 2% है, जो कि G20 देशों में सबसे कम है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, साथ ही युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने विश्व आर्थिक मंच की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 का हवाला देते हुए देश की इस उपलब्धि को रेखांकित किया है। भारतीय उद्योगों में रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोनोमस सिस्टम में बड़े निवेश किए जा रहे हैं, जिससे नौकरियों का स्वरूप बदलने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में बिग डेटा स्पेशलिस्ट, AI और मशीन लर्निंग विशेषज्ञ, साथ ही सिक्योरिटी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट जैसे क्षेत्रों में सबसे तेज वृद्धि देखने को मिलेगी। रिपोर्ट ये भी दर्शाती है कि भारत की 67% कंपनियां विविध प्रतिभाओं को प्राथमिकता दे रही हैं, जबकि वैश्विक औसत सिर्फ 47% है। इसके अलावा भारतीय कंपनियों का रुझान अब कौशल आधारित भर्ती प्रक्रिया की ओर बढ़ा है और वे डिग्री की अनिवार्यता को कम कर रही हैं। तकनीकी मोर्चे पर 96% भारतीय संगठन पहले से ही AI कार्यक्रम लागू कर रहे हैं, जो वैश्विक औसत 88% से अधिक है। साथ ही जेनरेटिव AI प्रशिक्षण में भारत और अमेरिका शीर्ष स्थान पर है। विश्व आर्थिक मंच ने चेताया है कि उच्च आय वाले देशों में वृद्ध होती जनसंख्या से कार्यबल घट रहा है, जबकि भारत जैसे देशों में बढ़ती कामकाजी आबादी भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देगी। भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में न सिर्फ एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित होगा, बल्कि रोजगार सृजन और प्रौद्योगिकी नवाचार का भी अग्रणी केंद्र बनेगा। रूस में आज से बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापार्ड 2025 से शुरू होने जा रहा है। इस सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना के 65 जवानों का दल भाग ले रहा है। यह सैन्य अभ्यास रूस के निजनी के मुलिनो प्रशिक्षण मैदान में 16 सितंबर तक चलेगा। भारतीय सैन्य टुकड़ी थल सेना के 57 जवान, भारतीय वायुसेना के 7 जवान और भारतीय नौसेना का 1 जवान शामिल है। भारतीय सेना की इस टुकड़ी का नेतृत्व कुमाऊं रेजिमेंट के एक बटालियन और अन्य सेनाओं के जवान कर रहे हैं। बहुपक्षीय अभ्यास जापार्ड 2025 का उद्देश्य सैन्य सहयोग को बढ़ाना, अंतर संचालन में सुधार करना, साथ ही भाग लेने वाली सेवाओं को पारंपरिक युद्ध और आतंकवाद रोधी अभियानों के क्षेत्र में रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। अभ्यास जापार्ड 2025 में भागीदारी से रक्षा सहयोग और मजबूत होगा, साथ ही भारत और रूस के बीच सौहार्द बढ़ेगा। साथ ही इससे दोनों देशों के बीच सहयोग और आपसी विश्वास की भावना भी मजबूत होगी।
इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाते हुए हमला किया है। इस हमले में हमास के 5 नेताओं की मौत हो गई। इजरायली रक्षा बलों ने कहा कि इस हमले का लक्ष्य हमास आतंकवादी संगठन के वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाना था, जो 7 अक्टूबर के हमास हमले के लिए जिम्मेदार हैं। IDF ने कहा है कि वह हमास के खिलाफ दृढ़ संकल्प के साथ ऑपरेशन जारी रखेगा। वहीं हमले के बाद कतर सरकार ने इसे कायरतापूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया। खेल की खबरों में यूएई के सरजमी पर आज से एशिया कप T20 टूर्नामेंट का आगाज होने जा रहा है, जहां भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और एक क्वालिफायर टीम के बीच ट्रॉफी की जंग होनी है। इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की नजर होगी एक बार फिर चैंपियन बनने पर, और दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है भारत और पाकिस्तान के उस टक्कर का जिसे क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी कहा जाता है। देखिए एशियाई क्रिकेट के इस महाकुंभ की तैयारियों और टीम इंडिया के मिशन एशिया कप पर हमारी ये खास रिपोर्ट। दुबई में मंगलवार से शुरू होने वाले एशिया कप T20 टूर्नामेंट में भारतीय टीम को सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में भारत का सामना पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी पारंपरिक प्रतिद्वंदी टीमों से होगा, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में भारतीय टीम के लिए उन्हें चुनौती देना आसान नहीं होगा। एशिया कप T20 टूर्नामेंट का आगाज अफगानिस्तान हांगकांग भिड़ंत से होगा। एशिया कप अब तीसरी बार T20 फॉर्मेट में होने जा रहा है। हालांकि क्रिकेट प्रेमियों को रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले बहुप्रतीक्षित मुकाबले का इंतजार होगा। T20 एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें 2 बार भारत की जीत हुई है और 1 बार टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर और मुख्य कोच गौतम गंभीर ने टीम चयन में बड़ा कदम उठाते हुए एशियाई क्रिकेट परिषद द्वारा स्वीकृत 17 सदस्यीय टीम के बजाय सिर्फ 15 खिलाड़ियों को चुना। इस लिहाज से भारत के लिए इस बार एशिया कप के अलग मायने हैं। भारत ने अब तक 7 बार वनडे और 1 बार T20 प्रारूप में एशिया कप खिताब जीता है। एशिया महाद्वीप में अपना दबदबा कायम रखने के लिए टीम इंडिया पूरी ताकत झोंकेगी। भारत के लिए प्रतिद्वंदी टीम की चुनौतियों की बात करें तो पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी टीमें इस समय बदलाव के दौर से गुजर रही हैं और उनके लिए भारत की बराबरी करना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टीम से बाहर रखा है। अब उसकी उम्मीदें तेज गेंदबाजों शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली पर टिकी हैं। वहीं श्रीलंका टीम की कमान चरित असलंका के हाथों में है। पिछले मुकाबलों में टीम का प्रदर्शन बेहतर है, लेकिन लंबे टूर्नामेंट में निरंतरता बनाए रखना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। बांग्लादेश टीम इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रही है। हालांकि सुपर 4 में पहुंचना उनके लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं लग रहा है। भारतीय टीम के सामने असली चुनौती अफगानिस्तान की मानी जा रही है। उसके पास मजबूत स्पिन आक्रमण है और बल्लेबाजी भी पिछले कुछ वर्षों में काफी बेहतर हुई है। संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और हांगकांग जैसी टीम के लिए इस टूर्नामेंट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल कौशल और देश में क्रिकेट की प्रगति को दिखाने का एक बड़ा मौका है। भारत की नजरें सिर्फ एशिया कप जीतने पर नहीं, बल्कि आने वाले T20 विश्व कप 2026 के लिए सही संयोजन तलाशने पर भी होगी। तो तैयार हो जाइए क्रिकेट के इस एशियाई महाकुंभ के लिए, जहां हर चौका छक्का, हर विकेट और हर रन नई इबारत लिखेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। दुबई में आयोजित हो रहे एशिया कप T20 टूर्नामेंट में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत करेगा। भारत का पहला मुकाबला मेजबान यूएई के साथ है। भारत ने अब तक यूएई के खिलाफ सिर्फ एक T20 मुकाबला खेला है, जिसमें टीम ने 9 विकेट से अपने नाम किया था। ये मुकाबला साल 2016 में खेला गया था। मौजूदा समय में भारतीय टीम को इस कप को जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। भारत ने अब तक कुल 8 बार एशिया कप का खिताब जीता है, जिसमें 1 बार T20 फॉर्मेट में जबकि 7 बार वनडे फॉर्मेट शामिल है। यूएई की टीम की कप्तानी मोहम्मद वसीम कर रहे हैं और टीम पहले से मजबूत होकर सामने है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए DD न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति। नमस्कार।